नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदी के बहाने हिंदुओं का विरोध करने वाली डीएमके की राजनीति की। उत्तर और दक्षिण में भारत को बांटने की नाकाम कोशिश के बाद अब डीएमके के भाषाई आधार पर देश को बांटने की साजिश में एक बार फिर जुट गया है। हिंदी विरोधी आंदोलन की आग में तमिलनाडु पहले भी झुलस चुका है। स्टालिन सरकार एक बार फिर हिंदी विरोध के जिन को बोतल से निकालकर फिर से प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहती है। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध राजनीतिक है। हिंदी और तमिल का आपस में कहीं कोई विरोध नहीं है। आधुनिक तमिल शैली के जनक महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने जिस प्रसिद्ध तमिल पत्रिका विजया का संपादन किया था, उसका एक अंक जो 1909 में प्रकाशित हुआ था, उसका मुख्य पृष्ठ को समर्पित था वो हिंदी को। उसका जो मुख्य पृष्ठ था, जो हमारे बगल में आप देख भी रहे हैं, वो हिंदी को समर्पित था। पत्रिका का नाम विजया था और विजया तो तमिल में लिखा गया है यहाँ पर, लेकिन मुख्य पृष्ठ पर भारत माता और वंदे मातरम देवनागरी हिंदी में लिखी हुई थी। आप इसे हमारे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हिंदी और तमिल का यह प्रेम भाव जो महाकवि की सोच में है, वही भाव तमिलनाडु की आम जनता के भी है। राजनीतिक कारणों से डीएमके का हिंदी विरोध महाकवि सुब्रमण्यम भारती का भी अपमान है, जिन्हें सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रतिष्ठा प्राप्त है। डीएमके का हिंदी विरोध दरअसल हिंदुओं का विरोध है, सनातन का विरोध है, जिसका परिचय मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि मारन और उनकी सरकार समय समय पर देती रहती है। वर्तमान में नई शिक्षा नीति के जिस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को आधार बनाकर इसका विरोध किया जा रहा है, वो आधारहीन और तर्कहीन है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स के लिए 3 भाषा को जानना अनिवार्य किया गया है, जिसमें एक भाषा अंग्रेजी जो है वो अनिवार्य है, दूसरी भाषा राज्य की अपनी भाषा है और तीसरी भाषा स्टूडेंट्स अपनी पसंद से चयन कर सकता है। दरअसल पॉलिसी में कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी स्टूडेंट को इससे कोई शिकायत भी नहीं है, ना ही अभिभावक को। लेकिन डीएमके के इस पॉलिसी को हिंदी थोपना बताकर विरोध कर रही है, क्योंकि तमिलनाडु में ज्यादातर बच्चे तीसरे विषय के रूप में हिंदी को चुन रहे हैं। हिंदी के प्रति प्रदेश के बच्चों का लगाव स्टालिन सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर यह बता देना भी जरूरी है कि तमिलनाडु का स्टालिन सरकार के तकरीबन हर मंत्री का अपना एक स्कूल है। सभी के सभी सीबीएसई करिकुलम को चलाता है और वहां 3 लैंग्वेज पॉलिसी भी लागू है और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। सभी स्कूल भी चल रहे हैं, बच्चे भी अपनी मर्जी से तीसरी भाषा के रूप में अपनी मर्जी से भाषा का चयन कर रहे हैं और उसमें ज्यादातर बच्चे जो है वो हिंदी का चयन कर रहे हैं। बच्चों को 24 द्रविड़ीय भाषा जो है उनमें से किसी भी एक भाषा को चुनने का अधिकार है इस पॉलिसी के तहत। लेकिन अपने करियर और भारत से जुड़ने के लिए नई पीढ़ी के ज्यादातर बच्चे यदि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का चयन कर रहे हैं, तो इसका विरोध क्यों? दरअसल स्टालिन का हिंदी विरोध किसी भाषा का विरोध नहीं बल्कि हिंदू और सनातन का विरोध है। नई पीढ़ी के बच्चों का हिंदी के प्रति बढ़ता प्रेम डीएमके को अपने राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा लग रहा है। शायद यही वजह है कि स्टालिन तमिलनाडु में फिर से हिंदी विरोध की आग को भड़काना चाहते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या तमिलनाडु की स्टालिन सरकार भाषा के आधार पर देश को बांटना चाहती है? क्या हिंदी को विरोध करके ही तमिल भाषा से प्रेम व्यक्त किया जा सकता है? क्या नई शिक्षा नीति की 3 लैंग्वेज पॉलिसी स्थानीय भाषा को सम्मान देने के लिए है? क्या दक्षिण भारत को जानबूझकर राजनीतिक कारणों से हिंदी से दूर रखा गया? क्या तमिलनाडु की स्टालिन सरकार भाषा का सांप्रदायिकरण कर रही है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इसमें वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। दक्षिण भारत में भोली भाली जनता के भाषाई इमोशन को सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचने वाले और अपने राजनीतिक हितों के लिए जनता के मन में हिंदी और उत्तर भारत के लिए नफरत पैदा करने वाले लोग भारत की एकता और अखंडता के लिए किसी खतरे से कम नहीं। भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में आगामी साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए तमिलनाडु की सत्ता में काबिज डीएमके ने अपनी सरकार को रिटेन करने के लिए एक बार फिर से भाषाई राजनीति को हवा देना शुरू कर दिया, जिन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश प्राचीन भाषाओं को खत्म कर रही है।
जिन्होंने कुछ भाषाओं को गिनाते हुए उन्हें हिंदी द्वारा निगलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम लेते हुए लिखा कि ये राज्य कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, लेकिन अब उनकी असल भाषाएं अतीत की निशानी बन गई। स्टालिन ने आगे लिखा कि हिंदी थोपने का विरोध किया जाएगा क्योंकि हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा है। वहीं स्टालिन के हिंदी पर इस विचार को बीजेपी ने मूर्खतापूर्ण बताया है, जिस पर बीजेपी की ओर से अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए प्रांतीय भाषाओं पर डीएमके के दोहरे मापदंड को उजागर किया, क्योंकि एक तरफ डीएमके हिंदी के खिलाफ नारे लगाती है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक के लिए उर्दू को बढ़ावा देने की भी बात करती है। अगर डीएमके हिंदी के खिलाफ है तो उसे उर्दू को थोपना कैसे स्वीकार्य है? उर्दू भारतीय भाषा है, लेकिन महज चंद मुस्लिम वोटों के लिए भाषाओं में भेद करना डीएमके के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। ऐसे में तमिलनाडु के युवा छात्र जो अधिक अवसरों की तलाश में हिंदी भी सीखना चाहते हैं, क्या डीएमके सरकार उनके साथ अन्याय नहीं कर रही? जिन तमिल युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी स्वतंत्रता देती है, जिसके तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, जिनमें पहली मातृभाषा होगी, दूसरी हिंदी या राज्य की कोई दूसरी भारतीय भाषा और तीसरी अंग्रेजी या कोई अन्य विदेशी भाषा। राज्यों और स्कूलों को ये तय करने की पूरी आजादी रहेगी कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला स्कूलों को पूरी तरह छूट देता है, जो मातृभाषा को भी प्रमोट करता है और अच्छे अवसर के लिए दूसरी भाषाओं के लिए भी प्रेरित करता है। लेकिन अपने राजनीतिक मंसूबों को साधने के लिए डीएमके नेता इसके प्रति जनता को बरगला रहे हैं और लैंग्वेज वॉर की धमकी दे रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कुछ इसी तरह परिसीमन में सीटें कम होने की भी बात कही थी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि 2026 के बाद जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के प्रस्तावित परिसीमन में तमिलनाडु समेत दक्षिणी भारतीय राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी। वहीं डीएमके पार्टी अब हिंदी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के त्रिभाषा फॉर्मूले पर भी जनता को गलत जानकारी दे रही है। लेकिन साल 1965 में तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ माहौल तैयार करने वाली इसी डीएमके के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने साल 2012 में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उर्दू को बचाने की बात की थी। जिस डीएमके को उर्दू और अंग्रेजी जैसी बाहरी भाषाओं से कोई परहेज नहीं, वहीं जब बात हिंदी की आती है तो इनकी भौहें टेढ़ी हो जाती है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि डीएमके वास्तव में हिंदी नहीं, हिंदुओं का विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये हिंदी नहीं बल्कि हिंदुओं का विरोध है, सनातन का विरोध है। हम करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ राजभाषा अधिकारी के रूप में पूर्व राजभाषा अधिकारी हैं बीपी कर्ण, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अमित शर्मा जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं वाचस्पति जी से करना चाहूँगा। वाचस्पति द्विवेदी जी अगर जुड़ गए हैं, अगर क्या आपको आवाज़ आ रही है वाचस्पति जी? वाचस्पति जी अगर नहीं तो अंकित शर्मा जो है, मैं अंकित शर्मा से के पास जाना चाहूँगा। अमित शर्मा, माफ़ कीजिएगा। अमित जी देखिए, जो 3 राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब, ये तीनों राज्य जो है वो भाषा के जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है इसका विरोध कर रही है और इसका कहना है कि हिंदी को थोपा नहीं जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, क्या हिंदी थोपने के लिए है, और आपको क्यों लगता है कि ये हिंदी थोपने जैसी बात इसमें हो रही है? देखिए, इसमें हिंदी थोपने वाली कोई बात नहीं है। और जो हिंदी है वो मातृभाषा अपने देश का भाषा है और हिंदी हर जगह होना चाहिए। और इसके लिए हर सरकार को भी हिंदी के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालना चाहिए। और लेकिन आपकी पंजाब सरकार तो जो है वो इसके खिलाफ है, इस पॉलिसी के खिलाफ। देखिए, पंजाब का एक अपना एजेंडा, और दूसरी बात यह है कि ये पूरी राजनीतिक विषय है और राजनीतिक विषय में थोड़ी सी कहनी और ज्यादा करने की बात हो जाती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के ऊपर अपना दबाव बनाया और दिल्ली को गुगली ऐसी दी, दिल्ली के लोगों ने उस गुगली में फंस ली है।
उस तरीके से पंजाब के ऊपर भी गुगली फेंकी जा रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में नहीं, चुनाव इसमें बीजेपी ने क्या गुगली फेंका? इसमें तो आप लोग जो कह रहे हैं, आपको लगता है जानकारी नहीं है शायद, इसीलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जानकारी जी, मुझे हासिल- ज्यादा इस विषय पे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, knowledge ठीक नहीं है। दे पाया था। हमारे साथ वाचस्पति जी अगर जुड़ गए तो मैं उनके पास जाऊंगा, अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं बीपी कर्ण जी के पास जाना चाहूँगा। बीपी कर्ण जी हमारे साथ हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में राजभाषा अधिकारी रह चुके हैं और हिंदी भाषा पे इनकी बहुत अच्छी समझ भी है और इस तरीके के मसलों पे बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं, बहुत ही स्पष्टता के साथ अपने विचार को व्यक्त भी करते हैं। बीपी कर्ण जी, ये मसला आपकी जानकारी में होगा, ये जो विवाद चल रहा है, पहले भी चल रहा था, हिंदी को लेकर के साउथ इंडिया में, खासतौर पर तमिलनाडु में इसका विरोध हमेशा होता रहा। ये तीसरी बार है जब हिंदी के विरोध में वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं और इस बार तो बिल्कुल चुनाव को टारगेट करके किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि हिंदी का विरोध जो है जिस आधार पे किया जा रहा है वो आधार क्या कितना सही है, और क्या आप भी इसको मानते हैं कि ये हिंदी का नहीं बल्कि हिंदुओं का विरोध है? जी, मैं अपनी बात रखने के पहले आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। आप उस बात को समझिए कि जब संविधान सभा का गठन हुआ और भाषा का मसला आया कि हमारे देश की भाषा क्या हो, या उसके पहले थोड़ा स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा कर लें हम लोग, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि इस देश की भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा में ही हम कम्युनिकेट करेंगे। और आज़ादी की बात पूरे देश भर में हिंदी भाषी हो गैर हिंदी भाषी हो, सबों ने हिंदी माध्यम का ही उपयोग किया। अब जब संविधान सभा का गठन हुआ तो आप देखें कि भाषा के मसले पर हिंदी के संबंध में, हिंदी को राजभाषा बनाने के संबंध में, अभी मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से अलग पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा आप समय दें मुझे जी। आप देखेंगे कि कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगार, इन दो व्यक्तियों ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा संविधान सभा में। दोनों ही हिंदी भाषी थे बिल्कुल, और संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और जब हमारा संविधान बन गया तो संविधान के आर्टिकल 343 के 3 में कहा गया कि संविधान की 343(1) में कहा गया कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी और जिसकी लिपि देवनागरी होगी। बिल्कुल। और यह कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। मतलब यह तय था कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी राजभाषा हो जाएगी। और जस्ट उसी समय 1963 में तमिलनाडु में और बंगाल में इस बात का विरोध हुआ कि 1965 से हिंदी राजभाषा का स्थान ले लेगी। बिल्कुल। और मैं आपको एक सबसे आश्चर्यजनक तथ्य बतलाता हूं कि संविधान सभा में आपको बंगाल से डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े भाषाविद थे, बिल्कुल, और तमिलनाडु से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, इन दोनों व्यक्तियों ने हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा स्वीकार करने के लिए अपना सहयोग दिया, अपना मंतव्य दिया। लेकिन बीपी कर्ण जी, जब राष्ट्रभाषा समिति बनी थी तो उस समिति में तो अंबेडकर जी संस्कृत की वकालत कर रहे थे, 3-3 के वोट से। मैं अभी वहां नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको जिस तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराने जा रहा हूँ, मैं उस पर बाद में आऊंगा। मेरी बात आप पहले समझ लें कि जिस संविधान सभा में चटर्जी, सुनीत कुमार चटर्जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा स्वीकार किया, 1963 में इन्हीं दो व्यक्तियों ने, बंगाल में सुनीत कुमार चटर्जी ने और तमिलनाडु में राजगोपालाचारी ने, हिंदी विरोध का आंदोलन शुरू किया और झंडा अपने हाथ में लिया। आप देखें कि सुनीत कुमार चटर्जी उस समय बंगाल विधान परिषद के सभापति थे और ये सत्ता चाहते थे राजगोपालाचारी, मेरी अपनी समझदारी है। नहीं, बिल्कुल। उस समय ये राजनीतिज्ञ हो गए थे, बिल्कुल, उस समय देश को नहीं देख रहे। बिल्कुल, शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि ये विरोध राजनीतिक है। बिल्कुल। 1949 में जब संविधान सभा में हिंदी पर चर्चा हुई तो ये दोनों एक देश निर्माता के रूप में सम्मिलित हुए थे, और 1963 में जब विरोध हुए तो ये राजनीतिज्ञ हो गए थे। तो मैं राजनीतिज्ञों का चरित्र आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। बिल्कुल। इतने बड़े बड़े लोग
जिनकी इतनी बड़ी बड़ी महानता है, मैं नहीं समझता हूं कि सुनीत कुमार चटर्जी से ज्यादा विद्वान भाषाविद कोई हिंदुस्तान में रहा होगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे महान व्यक्ति हमारे देश में रहे। इन दोनों व्यक्तियों ने 1963 में हिंदी आंदोलन का अपने प्रदेश में झंडा अपने हाथ में लिया। बिल्कुल। उसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि ये एक राष्ट्र निर्माता से एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक स्वार्थी राजनीतिक के रूप में परिणत हो गए थे। और उसी की परिणति आज स्टालिन जी कर, उसी की परिणति पंजाब में मान साहब कर रहे हैं। मैं चंडीगढ़ में रहा हूं, मैं चंडीगढ़ में 4 साल तक रहा हूं। वहां पर बैंक में मुख्य प्रबंधक राजभाषा के रूप में मैंने काम किया है। वहां की जनता को हिंदी से कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल। हिंदी बोलने वाले को कोई विरोध नहीं है, हिंदी समझने में कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप देखेंगे यह तो राजनीति है, और राजनीति तब तक आती है जब जब चुनाव सामने आते हैं। तो इस राजनीति का जवाब जनता को एकजुटता से होकर देना चाहिए, शालीनता से देना चाहिए, और इसका कोई अनावश्यक विवाद भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जनता हिंदी चाहती है पढ़ना। अभी देखिए नई शिक्षा नीति में मुकेश जी, अभी कोई बाध्यता नहीं है कि आप कौन सी भाषा सीखेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि तमिलनाडु के लोग मलयालम नहीं बोल सकते हैं, तमिलनाडु के लोग कन्नड़ नहीं बोल सकते हैं, तमिलनाडु के लोग आपको पंजाबी नहीं बोल सकते, भोजपुरी नहीं बोल सकते, तमिल नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। तो जब एक दक्षिण के 4 राज्यों में, जिनको हम द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहते हैं, आर्य परिवार की भाषाएं अलग हैं और द्रविड़ परिवार की भाषाएं अलग हैं, तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं भी आपस में न बोल सकते हैं न समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी बनिस्बत कुछ कुछ समझ सकते हैं। बिल्कुल। और जो 1911 की जनगणना है, उसमें आप देखेंगे कि भारतीय आर्य परिवारों की भाषा की संख्या, बोलने वालों की संख्या लगभग 80% है, और 19% में आपको ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, और बाकी जो 1% बचता है उसमें ऑस्ट्रो एशिया परिवार की भाषा है, जिसमें संथाली हो, कुडुख, ये सब आते हैं। बिल्कुल। तो यह एक राजनीतिक मसला है विशुद्ध रूप से। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता चाहती है कि हम हिंदी पढ़ें, हिंदी समझें। बिल्कुल, राजनीति तो इसी से समझ में पले बढ़े हैं मुकेश जी। बिल्कुल। आप बिहार में पले बढ़े हैं, आपने देखा होगा एक समय में बिहार में IAS अधिकतर दक्षिण भारत के हुआ करते थे, दक्षिण भारत के, जी। और फाइलों पर कितनी अच्छी टिप्पणी हिंदी में लिखा करते थे, क्योंकि जनता के बीच में आपको जाना है तो जनता की भाषा में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जनता की भाषा में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझाया आपने BP कर्ण जी। और एक चीज़ में हमारे साथ अविनाश जी भी जुड़ गए, मैं अविनाश जी के पास जाना चाहूँगा। अविनाश जी, 2 चीज़ें हैं। BP कर्ण ने बहुत अच्छे से समझाई कि ये जो विरोध है राजनीतिक है। क्यों राजनीतिक है? क्योंकि संविधान सभा में जो व्यक्ति इस हिंदी का समर्थन कर रहा था, वो जब राजनीति के पटल पर आता है, राजनीति की जमीन पर उतरता है, तो हिंदी का विरोध करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी राजनीति जो है वो विरोध से ही चमक सकती है। अभी जो ये मसला है, 2 चीज़ें हैं। जितने भी स्टालिन के मंत्री हैं, उन सभी के अपने स्कूल हैं वहाँ पर। उन स्कूलों में ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी चलाई जा रही है। वहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी को चयन कर रहे हैं, तीसरे विषय के रूप में हिंदी का चयन कर रहे हैं। और यही जो डेटा है, इसी डेटा से परेशान होकर के स्टालिन ने ये फिर से नई मुहिम शुरू की है। क्या आपको लगता है कि ये विरोध जो है ये हिंदी का ना होकर के हिंदू का विरोध है? क्योंकि उर्दू के लिए स्टालिन के दिल में जगह है। वो कहते हैं कि उर्दू को प्रमोट करेंगे। 2015 में तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिया था कि अगर हम चुन के आते हैं तो उर्दू को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, सरकार उसके लिए बजट आवंटित करेगी। इस तरीके का वादा भी किया था। क्या आपको लगता है कि स्टालिन का यह जो विरोध है, यह विरोध जो है हिंदी का नहीं बल्कि हिंदुओं का है, सनातनियों का है? मुकेश जी, आप नमस्कार। आपको सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। मुकेश जी, बिल्कुल आपने जो अंग्रेजी में कहते हैं हिट द हेड ऑन द नेल ऑन द हेड। मतलब ये राजनीति ही नहीं, ये विघटन राजनीति का एक आधार डाला जा रहा है। 1964-65 की जो राजनीति थी डीएमके की या इस तरह के क्षेत्रीय दल की, वो भाषा के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे और उनके अंदर एक आंदोलन का भावना जगाना चाहते थे। उसका बेनिफिट इन्होंने पिछले 35, 40, 50 साल से रीप किया है। अब इनके करप्शन का जो पैमाना इतना बढ़ चुका है, इनका फेलियर रेट इतना हाई हो चुका है, ये महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे नकली शराब हो या आम जनता से जुड़े जितने भी काम हैं, डीएमके हर पहलू पे जब फेल कर जाती है, डीएमके जैसी पार्टियां जो है वो इसी तरह के ज्वलित मुद्दे जो होते हैं जिससे आग लगाया जा सकता है,
उस तरह के मुद्दे उठाते हैं। अब आप देखिए कि आपने बहुत अच्छा आंकड़ा रखा कि करीबन 52% लोग जो है, वो सॉरी 48% लोग जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और 52% लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसमें डीएमके के जो अपने कोर मेंबर जो उनके हैं, जो बहन हो, भाई हो, दामाद हो, जो लोग वहां स्कूल चला रहे हैं, जो सीबीएसई का स्कूल चला रहे हैं, हर जगह 3 लैंग्वेज पॉलिसी फॉलो हो रहा है। इन्होंने जानबूझ करके जो सरकारी स्कूल है वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है। ये मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के स्टालिन जब उनकी सारी पॉलिटिक्स फेल हो रही है तो भारत के विरुद्ध एक तरह का ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भाषा जो पहले 64-65 की राजनीति में इनको डिविडेंड दे चुका है, उसी को फिर यह आधार बना करके आग लगाने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, यह बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई गई है। इसमें केवल 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं है, इसमें एक जोन वाली भी पॉलिसी है। अगर तमिलनाडु का कोई जोन कर्नाटक से लगता है तो वो कनाडा ले सकता है, अगर कोई तो उसका बॉर्डर किसी और स्टेट से लगता है, आंध्रा से लगता है, तो वहां कुछ और ले सकता है। तो ये जोनल, उसके अंदर एक जोन का भी एक सिस्टम है। तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप हिंदी ही पढ़ें। नेचुरल कोर्स में हर स्टूडेंट चाहता है कि हम मैक्सिमम लैंग्वेज पढ़ें ताकि मेरा एक रेलेवेंस बना रहे। और इसमें कोई डिनाइंग द फैक्ट नहीं है कि भारत देश में हिंदी एक जोड़ने वाला भाषा है, अंग्रेजी एक जोड़ने वाला भाषा है, जिसको हम लिंकिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर किसी को हिंदी आती है तो इससे देश जुड़ता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि स्टालिन जो है वो हिंदुत्व का जो एंटी हिंदुत्व का जो उनका प्लेटफॉर्म है उसको वो कहां तक ले जाएंगे। बिल्कुल, ये भाषा का विरोध नहीं, हिंदी का विरोध नहीं, बल्कि हिंदुओं का और सनातनियों का विरोध है। प्रोफेसर, ये देश को बांटने हैं, ये देश को, मैं हिंदुओं का भी विरोध नहीं कह रहा हूं, ये देश को बांटना चाहते हैं। बिल्कुल, देश को बांटना चाहते हैं। प्रोफेसर विदु रावल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। विदु रावल जी, आपको क्या लगता है, स्टालिन का ये फिर से हिंदी विरोधी आंदोलन या हिंदी विरोधी चिंगारी को फिर से भड़काना, क्या आपको लगता है कि ये देश को बांटने वाला, पहले उत्तर दक्षिण में बांटने की कोशिश की, अब ये भाषा के आधार पर फिर से उसी चिंगारी को भड़का रहे हैं? मुकेश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आ रही है। बिल्कुल जी। देखिए, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ बिल्कुल। देखिए, लगातार जो द्रविड़ा पॉलिटिक्स है उसके अंदर से राष्ट्रीय, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी जी, आ रही है आवाज, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, बोलिए बहुत अच्छे से आ रही है। जी जी, जो द्रविड़ा आंदोलन है उसमें लगातार जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय राजनीति करने वाले जो दल हैं उनका जो सिकुड़ता स्पेस रहा है, उसी कारण से डीएमके का और फिर उसके बाद जो है डीएमके से ही घटक बनी एआईएडीएमके, इनका उदय हुआ। ये हैं तो सब पेरियार के चेले, लेकिन इनका जो असल मामला था वो किस प्रकार से फॉल्ट लाइंस, विभाजन रेखाओं को किस प्रकार से मोटा करके ये लोग अपनी राजनीति करते रहे हैं। कभी दक्षिण और उत्तर का बीच का विभाजन पैदा कर दिया, कभी हिंदी तमिल का या अन्य भाषाओं का, कभी कावेरी पर कहीं विवाद कर दिया, कहीं भी ये कह दिया आर्य अनार्य पर विषय कर ले आए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी ले आए अपनी तरफ से अंग्रेजों की दी हुई। लेकिन असल मामला क्या है? अपनी राजनीति चमकाना, और खासतौर पर ऐसे समय में जबकि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर दिख रही है। अन्ना मलाई जी की और अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उससे चूल्हे हिल चुकी हैं। और जिस प्रकार से इन्हीं के घटक जो है राहुल गांधी, वो पहले कह चुके हैं कि उत्तर भारतीयों को तो राजनीति की समझ ही नहीं है। खैर, बाद में आकर रायबरेली से अब सांसद भी बन गए। लेकिन मामला क्या है, असल मामले तक पहुंचिए। एमके स्टालिन जो हैं उनकी सेहत आजकल ठीक नहीं चल रही, और एमके स्टालिन जो हैं अपने पुत्र उदयनिधि स्टालिन को एग्रेसिव एंटी इंडिया, एंटी सनातन, एंटी हिंदी जो एक मोर्चा थमाकर वो किस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब वही तरीके अपना रहे हैं जो उनके पिताजी, एमके स्टालिन के पिताजी करुणानिधि ने जो तरीके अपनाए थे। और वो तरीके क्या थे कि किस प्रकार से एक द्वंद्व खड़ा किया जाए।
अंग्रेजों का द्वारा दी गई वो फर्जी थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यों ने आकर द्रविड़ों को पीछे कर दिया, आगे कर दिया, इस प्रकार की बातें कहना, अंग्रेजों वाली मनुस्मृति। जी जी हाँ, इस प्रकार मनुस्मृति के बारे में और अलग अलग प्रकार से करना। मैं आपको बड़े श्योरिटी से बात कह सकता हूं कि इसके तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा टेकर्स नहीं है। तमिलनाडु में संस्कृत का विरोध कभी नहीं चल पाया। और दूसरी बात एक छोटी सी और समझिए, ये हिंदी का विरोध किस पर? हिंदी का विरोध अंग्रेजी को बढ़ाने के दौर पर। अगर हिंदी अब इंपोजिशन है तो क्या अंग्रेजी इंपोजिशन नहीं होगी? उर्दू के बारे में तो आप बता ही चुके हैं और ये सबको आपके दर्शकों को समझना चाहिए। यहीं पर ही आपने पैकेज में ही सारी जो है कुंजी खोल दी मुकेश जी। बिल्कुल, मैं बधाई देता हूं कि उर्दू तो ठीक है, उर्दू तो स्वीकार्य है, यानी जो अरबी जो ऊंटों के ऊपर जो लद कर आए थे उनकी टूटी फूटी उर्दू तो जो है स्वीकार्य है, उसको तो बढ़ाने के लिए, उसका प्रोत्साहन करने के लिए तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारतीय भाषाओं का आपस में मुकेश जी, किसी भी भारतीय भाषा का कोई द्वंद्व नहीं है। मैंने लंबे समय तक कर्नाटक में संगठन का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय तक काम किया बिल्कुल। है। अगर ये द्वंद्व जो है, बिल्कुल, अगर ये विरोध रहता विदु जी, तो मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हैं अभिभावक से पूछ के ही थर्ड सब्जेक्ट लेते होंगे ना, उन्होंने ज्यादातर बच्चों ने हिंदी का चयन किया है। और यही स्टालिन के लिए जो है ना, यही लग रहा है कि भाई फ्यूचर तो हमारा, हम अपने बच्चे को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ का बच्चा तो हिंदी सीख रहा है, तो ये तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये उनकी राजनीति में लगता है कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से जो है वो बौखला गए हैं कि भाई हिंदी को कैसे अपने आप जो है इस तरीके से लोग पसंद करने लगे हैं। मैं बीपी कर्ण जी के पास एक बार फिर से जाना चाहूँगा। बीपी कर्ण जी, हिंदी का विरोध जो है ये तमिलनाडु में कोई पहली बार नहीं हुआ है, और ये विरोध लेकिन तमिलनाडु से बाहर भी नहीं गया, तमिलनाडु की सीमा में ही रहा ये। लेकिन अब इसको जो है तमिलनाडु की सीमा से बाहर करने की कोशिश की जा रहा है। इसमें कर्नाटक को शामिल किया जा रहा है, पंजाब को शामिल किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि पहली बार हो रहा है राजनीतिक दृष्टि से। मैं इस पर आपकी टिप्पणी लूंगा, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वापस आएंगे तो इस पर हम चर्चा जारी रहेगी। इसी तरीके से जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस लौट के आते हैं। ब्रेक पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करें कि हिंदी बहाना, हिंदू निशाना और तमिलनाडु में जिस तरीके से एक बार फिर से हिंदू विरोधी आग को भड़काने की कोशिश की जा रही है डीएमके की तरफ से, उसे पे हम चर्चा कर रहे हैं और चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट बने हुए हैं। बीपी कर्ण जी के पास हम जाना चाहेंगे। बीपी कर्ण जी, जो सवाल हमने पूछा वो है कि अब पहले हिंदी का विरोध जो है तमिलनाडु की सीमा से बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन अब तमिलनाडु की सीमा से बाहर भी जा रहा है और हिंदी को इसका नुकसान भी हो रहा है। क्या लगता है कि इस नुकसान से हिंदी अपने आप को कैसे बचाए और हिंदी को संरक्षित करने के लिए और हिंदी को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मुकेश जी, मैं विधु रावल जी के वक्तव्य से पूरी तरह सहमत होते हुए जी आपको बताना चाहता हूं, यह जो राजनीति, मेरी जो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है जी, कि इस राजनीतिक समझ के पीछे आप देखें कि अंग्रेजी का एक शब्द है ब्लॉक, जिसके दो अर्थ हैं, खंड और अवरुद्ध। बिल्कुल, एक खंड है, एक अवरुद्ध है। तो एक तथाकथित खंड बना है राजनीति में, जिसको हम एक ब्लॉक के नाम से कहते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, और जिसको जनता ब्लॉक कर दी है। तो आप देखें कि ये जो तीन राज्य हैं, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये कितना सातिर अंदाज है, जरा देखिए, आप समझिए इसको। आप समझिए कि ये जो खंड है, तथाकथित खंड है, इस खंड के जो प्रमुख नेता हैं मराठा से, वो साथ नहीं आएंगे इस पर, बंगाल से साथ नहीं आएंगे इस पर, आपको उत्तर प्रदेश से साथ नहीं आएंगे, बिहार से भी नहीं आएंगे, बिहार से भी नहीं आएंगे। तो इसमें साथ कहां से आएंगे? आपको साथ आएंगे पंजाब से, तो पंजाब को लिया। इसमें साथ आएगा कहां से? हिमाचल से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां से नहीं आएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में भी है, हिमाचल से भी विरोध नहीं होगा। विरोध कहां से होगा? इनको एक मौका चाहिए, एक अवसर चाहिए। तो बड़े सुनियोजित ढंग से, सातिराना रूप से आप देखिए कि तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब, ये आपको पंजाब का चयन किया गया है। पंजाब की जनता में कहीं भी हिंदी से विरोध नहीं है, कहीं भी हिंदी का विरोध नहीं। बिल्कुल, जिसमें पंजाब में आंदोलन चरम पर था, उन दिनों भी बैंकों के राजभाषा अधिकारी क्षेत्रों में निर्भीक जाते थे, ढूंढते थे, हिंदी का प्रचार प्रसार करते थे, और कहीं भी किसी को कोई असुविधा नहीं थी। सामान्य जनता को कोई असुविधा नहीं हुआ। सामान्य जनता पढ़ना चाहती है, जानना चाहती है,
और हिंदी जो आज की हिंदी है मुकेश जी, आज की जो हिंदी है वो हिंदी ही नहीं है, वो सभी भारतीय भाषाओं का समन्वय रूप है। हिंदी में हिंदी से ज्यादा या संस्कृत से ज्यादा भारतीय भाषाओं के शब्द हैं। दो चार उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ जी। मलयालम का शब्द है चाल। चाल बम्बई में बहुत चलता है, चाल बोलते हैं छोटी कोठरी को, कोली को। हड़ताल गुजराती का शब्द है। छाता बंगला का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। बिल्कुल सारी भाषाएं मिल गई हैं हिंदी में आकर के, फिर विरोध क्यों? ये तो संवाद की भाषा है। हम अपनी बात जनता तक, पूरे देश तक, देश के सबसे बड़े भूभाग तक, देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जिस भाषा से पहुंचाना चाहते हैं वो हिंदी है। और फिर आपको कहीं विरोध नहीं है कि आप हिंदी ही पढ़िए। हाँ बिल्कुल, नई शिक्षा नीति में ये कहाँ आप अपनी इच्छा से पढ़िए ना, लेकिन बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ने दीजिए। बिल्कुल, आप सरकारी स्कूल में प्रतिबंधित करेंगे और पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। हाँ। मतलब हिंदी पढ़ने के लिए आप पैसा खर्च कीजिए। आप एक बल्क राशि में हिंदी अगर पढ़ना है तो पैसा खर्च कीजिए, मुफ्त में नहीं पढ़ सकते। या जो पढ़ना चाहती, जो जनता पढ़ना चाहती है हिंदी, उसको आप बाध्य कर रहे हैं कि तुम सरकारी स्कूल छोड़ के पब्लिक स्कूलों में जाओ। बिल्कुल नहीं, यानी अपने बच्चों के लिए कोई सीमा नहीं है। अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ये, पैसे वालों के बच्चों को पढ़ाएंगे ये, लेकिन जो आम जनता है उनके लिए वो हिंदी के दरवाजे बंद करेंगे। हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो ये बहुत संवेदनशील मामला भी है और हमको बहुत संवेदनशील तरीके से इसको, इनका हल भी निकालना पड़ेगा और जनता को ही समझना पड़ेगा कि यह उसके अहित की बात है। पंजाब की जनता को मुझे लगता है कि जनता खुद इसका जवाब दे देगी, क्योंकि जनता इतनी अब बेवकूफ़ नहीं रही जितना जनता नेता समझते हैं। जनता खुद चयन कर रही है हिंदी का, तो इसमें वो क्या करे, कोई राजनेता कुछ कर नहीं पाएगा मुझे लगता है। रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। रतन जी, मुझे लगता है कि जो बात बीपी कर्ण साहब कह रहे हैं, जो विदु रावल जी कह रहे हैं, जो अभी अविनाश जी ने कहा, वो आपने शायद नहीं सुनी हो क्योंकि आप देर से जुड़े हैं, लेकिन सभी का ये कहना है कि हिंदी का विरोध जो किया जा रहा है वो राजनीतिक वजहों से किया जा रहा है। हिंदी का विरोध नहीं है, हिंदू का विरोध है। तमिलनाडु में जो बात है, और इसमें कांग्रेस भी शामिल है, हालांकि तमिलनाडु में तो नहीं है, लेकिन आप कर्नाटक में शामिल हैं, आप जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार शामिल है, लेकिन आप उसका वहाँ पर विरोध भी नहीं कर रहे हैं, जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी की जो है, जो जिस तरीके से विरोध आम आदमी पार्टी वहाँ पर कर रही है। क्या कांग्रेस भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध जो है वो करती है, और क्या इसके बहाने वो हिंदी का विरोध करना चाहती है? क्या इसके बहाने वो भी स्टालिन के साथ खड़ा होना चाहती है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र की राजनीति करनी है। इस मुद्दे का विरोध हम कभी नहीं कर सकते। इस मुद्दे का विरोध स्वाभाविक है, स्टालिन जी कर सकते हैं। स्टालिन की क्षेत्रीय पार्टी है, तमिलनाडु में उनकी साख है, अपनी साख को, अपनी पार्टी को कैसे बचाना है उसके ऊपर वो बात कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस विषय पे कभी इस चीज का विरोध नहीं करेगी। अगर बात करेंगे, अगर महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि राज ठाकरे ने हिंदी का विरोध किया था, और यहाँ तक कि उन्होंने लोगों को मारा पीटा, कहा कि अगर मराठी नहीं आती है तो आप यहाँ से भाग जाइए। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए। मराठी या किसी भाषा को जानना, किसी भाषा को सीखने के लिए कहना वो अलग बात है, लेकिन हिंदी का विरोध करना दूसरी बात है। उन्होंने बोला दोनों को बराबर मत समझिए। राज्य भाषा का आपको अगर हम कहें कि आपको अगर हमारे यहाँ रहना है तो आपको हमारी भाषा जाननी होगी, ये बात अलग है। लेकिन आप अगर हमारे यहाँ हैं और हिंदी बोलते हैं तो आप हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, ये दोनों अलग अलग बात है जी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर इसके विरोध में नहीं खड़ी है। यह निश्चित तौर पे स्टालिन का मुद्दा है, स्टालिन की पार्टी। तो इसके विरोध में आप लोग स्टेटमेंट दिए, स्टालिन के विरोध में आप लोग स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं कहते कि ये नहीं चलेगा, हम इसका विरोध कर रहे हैं? मुकेश जी बिल्कुल देंगे, समय आएगा तो बिल्कुल देंगे। राहुल जी खुद प्रेस करके उसका विरोध करेंगे अगर समय आएगा। हमारी पार्टी का एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है। हमारी कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विषय को लिया जाएगा, उस विषय पे अगर लगा तो हम स्टेटमेंट देंगे। बिल्कुल, अब देखते हैं कि कब लगता है आपकी पार्टी को और कब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। विदु जी, क्या लगता है कि हिंदी की जो स्थिति, संवैधानिक स्थिति है, उसकी वजह से भी ये हो रहा है? क्यों नहीं इसको घोषित कर दिया था संवैधानिक तौर पर, भाई इसे आपको मानना ही पड़ेगा राष्ट्रभाषा के रूप में? देखिए, मैं मानता हूं कि सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, सभी भारत की जितनी भाषाएं हैं वो सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उन सबका बराबर सम्मान होना चाहिए।
हिंदी ही नहीं बाकी सभी भाषाओं का भी बराबर सम्मान होना चाहिए। मेरे लिए मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु या पंजाबी कहें तो वो, या गुजराती या मराठी कहें, बिल्कुल ये हिंदी से कहीं अधिक कम सम्मान नहीं रखती है। और यही भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये स्टैंड रहा है। हिंदी थोपने का विषय नहीं है, हिंदी जानने, समझने, प्रेम करने का विषय है। हिंदी बहुत अच्छे शब्दों में कहा भाषाविद वर्मा जी ने कि किस प्रकार से बीपी कर्ण साहब है जी। हाँ, माफी चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों से कहा हिंदी जोड़ती है। और ये जोड़ ही जो है हमारे विपक्षियों के लिए बहुत बड़ी फांस है। जब अमेरिका में जाकर कहकर आते हैं ना राहुल गांधी की दैट इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो विभाजन रेखाएं, वो जो फॉल्ट लाइंस हैं, उनको वो और ज्यादा चौड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं किस प्रकार से भारत का विभाजन करके ही तो इन कांग्रेसियों को सत्ता मिली थी, अब और ज्यादा कैसे विभाजन किया जाए। अब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म करके इस शीर्षक से कोई संगोष्ठी करे, उसको साथ ये कैसे मंच शेयर कर सकते हैं, उसके साथ बाद में जाकर इंडिया अलायंस बनाते हैं। ये उदयनिधि स्टालिन का पिछले साल इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म ये करके वो बहुत बड़ा प्रचारित कॉन्क्लेव था, जिसमें वो सनातन धर्म को नेस्ते नाबूद उसको खत्म करने की बात कर रहे थे, डेंगू मलेरिया की तरह। बिल्कुल, और डेंगू से, कोरोना से उसकी तुलना कर रहे थे, जैसे मलेरिया और डेंगू को हमने खत्म करना चाहते हैं, कोरोना को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे सनातन धर्म को करेंगे। दूसरा, भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक और विरोधाभासी बात कही, उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा स्टैंड नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है डीके शिव कुमार कर्नाटक वाले, वो कांग्रेस के विरुद्ध जाकर बयान दे रहे हैं? मैं ये दोबारा से रेखांकित करना चाहता हूं, ये जो पूरा ब्लॉक है, और ब्लॉक की दो डेफिनेशंस जो हैं बीपी करण जी ने दे दी, ये जो पूरा ब्लॉक है ये भारत विरोधी ब्लॉक है, ये सनातन विरोधी ब्लॉक है। और जब भारत और सनातन की बात करेंगे तो हिंदी उसमें नहीं छूट सकती। हिंदी प्रातः स्मरणीय है, साय वंदनीय है। हिंदी और संस्कृत जो है वो हमारे लिए पूजनीय भाषाएं हैं। इसलिए इन लोगों का हिंदू का विरोध करते हुए हिंदी का विरोध करना जो बड़ा स्वाभाविक सा है। और अभी एक और छोटी सी घटना हुई, क्या हुआ कि प्रशांत किशोर तमिलनाडु गए थे कल, वो जाकर विजय के अपने समर्थन करने गए थे डीएमके के अलायंस के एक पार्टनर के साथ। तो जब वहां पर एक बड़ा हैशटैग चलता है गेट आउट, यानी कि जैसे तमिलनाडु भारत का हिस्सा ना होकर कोई अलग विशिष्ट जगह है, वहां हैशटैग गेट आउट चलता है। तो उस पर गेट आउट की एक सिग्नेचर कैंपेन चल रही थी। जब प्रशांत किशोर को वहां सिग्नेचर करने के लिए कहा गया, क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि बिहार में राजनीति करनी है, इसलिए वहां साइन करने से चूक गए, हालांकि उसकी निंदा नहीं की कभी भी। तो ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी है भारत की राजनीति में, ये देश की जनता इसको धीरे धीरे खत्म कर देगी। और मुकेश जी, आपके हमारे सामने ही होगा, और इस क्रांति का बिगुल आपने सुदर्शन पर तो बजा ही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय भी हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बीपी कर्ण जी के पास वापस जाकर के मैं पूछना चाहूँगा कि बीपी कर्ण जी, हिंदी इतने दिनों से संघर्ष कर रही है और अंग्रेजी के ऊपर बढ़ने का संघर्ष कर रही है, और अंग्रेजी से भी हिंदी का नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी भाषा के चलते, अंग्रेजी की स्वीकार्यता सब जगह, अंग्रेजी का विरोध नहीं है, हिंदी का विरोध फिर क्यों होता है? मुकेश जी, मैं उसके पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको, फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा कि अभी जो नए नए भाषाविद स्टालिन जी बने हैं, उन्होंने एक वक्तव्य और दिया है कि बिहार से मैथिली, मगही, भोजपुरी जैसी भाषाएं उनका क्षरण हो रहा है। तो मैं उनको बता देना लिया है, उसको हिंदी ने निगल लिया है, ये मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैथिली का जितना प्रचार प्रसार संविधान निर्माण के बाद बिहार में हुआ है, उतना उसके पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात। मैथिली विश्वविद्यालय तक पढ़ाई जाती है, मैथिली बिहार के हर कॉलेज स्कूल में पढ़ाई जाती है। मैथिली प्रतियोगिता परीक्षाओं की भाषा है, जिसमें बच्चे भाग लेते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाते हैं। भोजपुरी एक फिल्म इंडस्ट्री है। बिल्कुल, भोजपुरी भाषा का इतना प्रचार प्रसार है कि वो एक फिल्म इंडस्ट्री बन गई है। और भोजपुरी के सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति, जिनका नाम आप जानते होंगे, भिखारी ठाकुर, जो कि लगभग निरक्षर थे, उनके गीत, उनके नाटक, उनके संवाद बिहार के गांव-गांव में, जन-जन में लोगों की जुबान पर लोग उनको बोलते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ किसी भाषा को हिंदी निकलने का सवाल है।
हिंदी तो अपनाती है, स्वीकार करती है, गले लगाती है, हिंदी अपना अस्तित्व बिल्कुल खोती सर, है। हमारे पास समय की कमी, अगर अंग्रेजी वाली बात पे अगर आप कुछ बोल देते तो मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करता। जी अंग्रेजी का विरोध इसलिए नहीं होता है मुकेश जी, अंग्रेजी का विरोध इसलिए नहीं होता है कि हमने संविधान में एक छूट दे दी है। जब संविधान में यह कहा गया कि 15 वर्षों के बाद हिंदी राजभाषा होगी, और फिर तुरंत यह भी कह दिया गया, यह ब्यूरोक्रेट की चाल थी उस समय, कि अगर आवश्यक समझा गया तो इन 15 वर्षों के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। बिल्कुल, तो उसी को अपना लिया गया। और यह बिल्कुल मुझे लगता है कि इस पर भी काम करने की जरूरत है, और विदु रावल जी सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लोग भी सुन रहे हैं कि जड़ पे काम जो जिस तरीके से बीजेपी की सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी जड़ पे काम करने की जरूरत है, ताकि ये समस्या। अविनाश जी 10 सेकेंड। जी देखिए मुकेश जी, हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब यूएन में बोल रहे थे तब उन्होंने तमिल पोएट को कोट करके तमिल भाषा के संदर्भ में ये कहा था कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लैंग्वेज है। मगर दयानिधि मारन जब पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हो रहा था और जब ये पेश किया गया कि संस्कृत में भी अब रूपांतर आएगा बिल्स का, तो ये पूछने लगे कि संस्कृत में क्यों, कितने लोग संस्कृत बोलते हैं। तो ये हेट भरा हुआ है इनके अंदर, इनके अंदर भारत के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। बिल्कुल जहर भरा हुआ है। सर हमारे पास समय की कमी है, समय इजाजत नहीं दे रहा है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीपी कर्ण जी आपका, अविनाश जी आपका, विदु रावल जी आपका, रतन तिवारी जी आपका, रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में, आपने अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टालिन ने तमिलनाडु में जिस तरीके से फिर से हिंदी विरोधी आग को भड़काने की कोशिश की है और हिंदी के बहाने हिंदुओं को निशाना बनाया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये उनका राजनीतिक एजेंडा है। क्योंकि बच्चे जब खुद हिंदी पढ़ना चाहेंगे, नई पीढ़ी के लोग जब हिंदी पढ़ना चाहेंगे, तो उसे कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता जो है उसे रोक नहीं सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।